चलो शुरू करते हैं। देखो, जो हमारी पहली खबर है वो डिफेंस को लेकर है। एक देश है, उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी सऊदी अरब कहाँ है? ये मैं छोटा सा भारत बनाऊं, फिर ये पाकिस्तान है, फिर इधर अफगानिस्तान है, इधर जो देश है उसको ईरान कहते हैं, इधर जो देश है उसको इराक कहते हैं, फिर ये पूरा अरब नेशन आ जाता है। यहाँ पे एक देश है सऊदी अरब, यहाँ पे एक जो देश है उसे बहरीन कहते हैं, यहाँ पे एक देश है कतर नाम का, इधर एक देश है उसको यूएई कहते हैं, फिर एक इधर देश है ओमान, फिर एक इधर देश है उसे यमन कहते हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ये पहली एक्सरसाइज है, पहली इकलौती मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। इसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी। अल मोहिद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो ये पहला है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? कोई मुझे बताएगा सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ पे जो इस देश का भी सुप्रीम लीडर है उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। और यहीं पे मक्का मदीना है। अगर आप हज यात्रा में जाते हैं तो आपको सऊदी अरब जाना है। ठीक है, तो ये सऊदी अरब और भारत की इकलौती पहली डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि नौसैनिक अभ्यास है। इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। मैंने मैप में बता दिया सऊदी अरब कहाँ है और बाकी कंट्रीज कहाँ पे हैं। ठीक है, और जब नेवल एक्सरसाइज है तो हमारे कुछ जंगी जहाज जाएंगे, वो वहां पे गए। और ये जो एक्सरसाइज हुई है ये भारत में नहीं हुई है, ये सऊदी अरब का एक जगह है अल जुबैल, वहां पे हुई है। इतना आपको डीप नहीं याद करना, बस इतना याद रखो कि सऊदी अरब के साथ अल मोहिद अल हिंदी नाम से एक्सरसाइज शुरू शुरू की है हमने, जो कि हमारी और सऊदी अरब की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करते हैं? हम किसी भी देश के साथ सैन्य अभ्यास इसलिए करते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो सके। मालूम चले कि हमें और सऊदी अरब को कहीं मिलकर एक्शन लेना है, एक्शन करना है, कहीं कुछ काम करना है, तो हमें आ, उनकी स्किल्स पता हो, उन्हें हमारी स्किल्स पता हो, हम उनके वेपन चला पाएं, वो हमारे वेपन चला पाएं। क्योंकि ये जो समंदर है यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, पायरेसी होती है, लूटपाट होती है। और उस लूटपाट को रोकने के लिए, जिसे हम कहते हैं, वो फिल्म आई थी ना पायरेट्स ऑफ द करेबियन, समंदर के लुटेरे। तो यहाँ बहुत सारा लूट होता है क्योंकि गरीबी बहुत है अफ्रीकन नेशंस में और इधर। तो इनको रोकने के लिए, और सऊदी अरब एक तरह से कह लीजिए कि जो सुन्नी इस्लाम है, सुन्नी इस्लाम, और उसका लीडर है, विश्व वर्ल्ड में सुन्नी इस्लाम का लीडर है सऊदी अरब। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल मोहिद अल हिलाल क्या है? डिफेंस एक्सरसाइज है। किस देश के बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। डिफेंस में भी कौन सी एक्सरसाइज है? तो नेवल एक्सरसाइज है, यानी नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर है? रिप्लाई करिए। जी सर। ठीक है, तो अपने देश में भी सलमान है, वहां भी सलमान है, लेकिन उसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अगली खबर ये आ रही है कि भाई एक हमारे पास एक कमीशन है जिसका नाम है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, यानी उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग, जो कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। आप लोगों ने एक नारा तो सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, यानी आप उपभोक्ता है, आप कुछ भी चीज खरीद रहे हैं, कुछ भी, सुई से लेकर एरोप्लेन तक कुछ भी खरीद रहे हैं। अगर आपने जो चीज पे की है, जिस चीज का भुगतान किया, अगर वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत कहाँ करेंगे? शिकायत करने के लिए हमारे पास दो, सेंट्रल लेवल में भी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल में भी अथॉरिटी है। लेकिन जब आप यहाँ पे शिकायत करेंगे तो यहाँ पे काम करने के लिए लोग तो होने चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि जो कमीशन बना हुआ है, यहाँ पे वैकेंसीज बहुत सारी है और ये वैकेंसी सरकार भरी नहीं रही है। केंद्र सरकार भरी नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भाई वैकेंसीज भरो इनकी। तो हमें ये नहीं जानना कि वैकेंसी किसकी भरी की नहीं, हमें ये जानना है कि ये कमीशन क्या है और ये काम क्या करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, भैया वैकेंसी में भरो आप। क्यों है ये? अब ऐसा क्यों?
हमारे देश में एक 1986 में कानून आया था, इसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में आया था और उसका लेटेस्ट वर्जन 2019 में आया। तो इस कानून की वजह से दिल्ली में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन बना और राज्यों में भी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन बना, और ये बाकायदा एक कानून के अधीन बन रहे हैं। और ये सब किसी भी कानून को, किसी भी कानून के कारण कोई संस्था अगर बनती है तो उसे हम कहते हैं वैधानिक संस्था, इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कोई कानून आया था, और कानून कहाँ लाया गया होगा? दिल्ली में लाया होगा, दोनों क्लासेस में आया, मतलब लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ होगा। और उस कानून के बनने कानून की वजह से कोई संस्थान बनता है, कोई भी संस्था बनती है, उसे हम कहते हैं वैधानिक संगठन या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। और कानून में लिखा गया कि भैया, ये कानून 1986 में पहली बार आया था और 2019 में उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट हुआ है। लेकिन फिर वही फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, भाई कानून है, कानून ने संस्थाएं बनाई हैं, संस्थाओं का काम है कि मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल खरीदा और मैंने मोबाइल मंगाया फ्लिपकार्ट से और मोबाइल की जगह साबुन निकली, तो मेरे तो 10-20 हज़ार लग गए ना, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं ये कंज्यूमर शिकायत निवारण संस्थान में जाऊंगा और शिकायत करूंगा, भाई कि ये मेरा बिल है, ये इसकी फोटो है, मैंने एप्पल का फोन मंगवाया था और मुझे ये साबुन मिली, मुझे एक सेब मिला एप्पल, मैंने एप्पल फोन मंगाया था, इन्होंने एक सेब भेज दिया, तो मेरे साथ धोखा हुआ, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। पहले राज्य वाले में जाऊंगा, अगर ज्यादा रकम रहती है तो केंद्र वाले में जाता हूँ। क्लियर हो रही है मेरी बात? अप्लाई करूँ? यस सर। ठीक है, ये कहानी वही लिखी हुई है कि 1986 में कानून आया था और उसी के बाद एक संस्था बनी थी। कानून 1986 में, ध्यान रखिएगा, संस्था बनने का वर्ष 1988 है। तो केंद्र सरकार में, मतलब दिल्ली में भी संस्था है, नई दिल्ली में, राज्य सरकार में भी है। मतलब हमारे पास जो जागो ग्राहक जागो है, यानी जो स्टेट का कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है, वो कहाँ पे है? भोपाल में है। और अल्टीमेटली इनका काम क्या है? हमारे देश का जो उपभोक्ता है उसकी सुरक्षा करना। उसने अगर उसने पैसा पे किया है, किसी भी सर्विस का पे किया है, प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में पैसा पे किया है, तो वो उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास राइट है कि वो चीज़ को प्राप्त करे। अगर नहीं मिलेगा, मैंने एप्पल का फ़ोन मंगाया, मुझे और एप्पल दे दिया, आपने सेब चिपका दिया, तो मेरे साथ धोखा हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे इनको अपील करता हूँ, फिर ये उस कंपनी को पकड़ते हैं, उससे हमें पैसा भी दिलवाते हैं, उस पर दंड भी लगाते हैं। ठीक है, तो हमें बस इससे क्या चीज उठानी है कि एक मेरे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 में आया और उसका लेटेस्ट वर्जन 2019 में आया है, ये चीज हमें पकड़नी है। और इन दोनों एक्ट की वजह से दिल्ली में भी संस्थान खुले हैं और राज्यों में, स्टेट की राजधानी में भी संस्थान खुले हैं जो कि उपभोक्ताओं की शिकायत को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। क्लियर हो रही? रिप्लाई करिए। बात क्लियर हुई? यस सर। जी सर। अब ये जो संस्थान है, चाहे दिल्ली वाला हो चाहे राज्य वाला हो, इसका मुखिया कौन होगा? जज होगा, रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड जज या सिटिंग जज होगा, ध्यान रखिएगा। और जब दिल्ली वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज होगा, और वहीं अगर भोपाल की बात करेंगे तो रिटायर्ड या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। मतलब अगर इन्होंने फैसला दे दिया एप्पल कंपनी को, भैया आपने इस सज्जन को एप्पल का फोन मांगा था और इसने आपने इसको सेब पकड़ा दिया, तो पहले तो आप इसको फोन दीजिए, दूसरा 1 लाख रुपए मुआवजा भी दीजिए, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी होती है। क्योंकि इसको जो हेड करते हैं वो कौन होते हैं? जज होते हैं। जज होते हैं, वो न्यायाधीश होते हैं और उनके आदेश की बहुत एक तरह से ग्रेविटी होती है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बैठता, कोई सिविल सर्वेंट नहीं बैठता, इनको हेड जो करते हैं दिल्ली वाले को सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज सिटिंग जज करेगा, और जब राज्य वालों में हाई कोर्ट का रिटायर्ड या सिटिंग जज करेगा। अगली न्यूज में चलते हैं। ये एक संस्था है बहुत बड़ी, इंटरनेशनल बक्कल लॉरेट, बहुत बड़ी संस्था है। और ये जो संस्था है ये असल में एनजीओ, क्या है ये? एनजीओ, ये संस्था क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस चीज में काम करती है? शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। शिक्षा क्षेत्र में मतलब तीन 3 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में काम करती है। एनजीओ है, इंटरनेशनल नाम है, मतलब अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। तो न्यूज में क्यों है? जो दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड मतलब दिल्ली सरकार के अधीन, दिल्ली सरकार के अधीन, इसने इसके साथ एक तरह से कोलैबोरेशन किया, इसके साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई गठबंधन किया है कि आप हमारे दिल्ली बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो 3 साल से लेकर 19 साल की उम्र तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी आप अपनी तकनीकें सिखाइए, उनको भी आप अपनी पढ़ाई सिखाइए। यानी ये चाह रहे हैं, दिल्ली की शिक्षा मंत्रालय ये चाह रहा
कि हमारे दिल्ली सरकार के बच्चे या दिल्ली के बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल बैक्लॉरिएट के साथ कोलैबोरेट करके उस लेवल की पढ़ाई करे जो इंटरनेशनल बैक्लॉरिएट कराता है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। यहाँ तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, तो ये एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशन एनजीओ है जो विश्व स्तर पे काम करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बड़ी बात ये है कि दिल्ली सरकार भाई प्राइवेट स्कूल करता, डीपीएस करता तो अलग बात होती, लेकिन जब सरकार, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए लोग इतना सोच रहे हैं, आम आदमी पार्टी, तो ये सही में कमेंडेबल जॉब है कि वो अपने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चों को भी इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई देना चाह रहे हैं। हमारे देश में पहले से भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो इंटरनेशनल बैक्लॉरिएट से एफिलिएटेड है, लेकिन सब बड़े स्कूल है, अमीर स्कूल है, लाखों रुपए लेते हैं साल की फीस। लेकिन ये बड़ी बात है कि दिल्ली सरकार अपने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल बैक्लॉरिएट से एफिलिएशन लेकर उनको भी अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगली न्यूज में चलते हैं। हाथी मेरे साथी के पास। असल में जो हाथी है ये मेरे देश का, पता हाथी मेरे देश का कौन सा एनिमल है, कोई बताएगा? हाथी मेरे देश का कौन सा एनिमल है? हाथी मेरे देश का हेरिटेज एनिमल है या विरासत 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 जानवर है, विरासत हेरिटेज एनिमल। हर 12 अगस्त को इंटरनेशनल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड एलिफेंट। दुनिया के लगभग 60% हाथी मेरे पास है, इंडिया के पास 60% हाथी। हाथी में भी दो वैरायटी हैं, एक तो एशियन हाथी है और एक अफ्रीकन हाथी है। एशियन हाथी जो आप जो देखते हैं आपके देश वाला, वो। अफ्रीकन में भी दो तरह के हाथी मिलेंगे आपको। एक वो हाथी जो झाड़ियों में रहता है, जंगलों में रहता है, उसे कहते हैं फॉरेस्ट एलिफेंट, यानी अफ्रीका के घने जंगल। और एक जो रहता है वो झाड़ियों में रहता है, झाड़ी मतलब उसको जंगल नहीं पसंद है, वो बड़ी बड़ी झाड़ियों में रहता है, उसे कहते हैं बुश एलिफेंट। और अफ्रीकन हाथी की ऊंचाई एशियन हाथी से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, लगभग 1.5 गुना ऊंचा होता है। तो हमारे देश में जो हाथी वो एशियन हाथी है, और दुनिया के लगभग 60% हाथी भारत में है। अब जब भारत में 60% हाथी है तो आप गिनते कैसे हो हाथी को, कब कब गिनते हो? तो हर 5 साल में हम हाथियों की जनगणना कराते हैं। वहीं अगर शेर की बात करो तो हर 4 साल में शेर की जनगणना होती है, लेकिन हाथियों की हर 5 साल में होती है। ठीक है, और हाथी जो है, इस पे तो कई सारी फिल्म बनी, हाथी मेरे साथी, अभी शायद कोई एक फिल्म आई थी हाथी को लेकर, कोई कमांडो वाला हीरो था, वो उसकी भी फिल्म थी। असल में जो हाथी हैं वो जंगलों में रहते हैं, कभी कभी शहरों में आ जाते हैं। जब शहरों में आ जाते हैं तो इंसानों के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसे मोटे तौर पे कहते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव और जानवरों के बीच में विवाद। इस विवाद में अक्सर ये देखा जाता है कि हाथी लोग शहरों में घुस गए, झोपड़ी में घुस गए और एक दो लोगों को मार दिया। फिर लोग क्या करते हैं, हाथी को घेर के मारते हैं, जबकि हाथी आपके घर में नहीं घुसा, आप उसके घर में घुस गए। आप जंगलों में झोपड़ी बनाकर रह रहे हो, इसलिए हाथी को दिक्कत है। और हाथी हाथी बहुत लंबी दूर तक दौड़ते हैं, एक एक दिन में 200-200 किलोमीटर दौड़े आते हैं, मतलब क्रॉस करे आते हैं, और पूरे झुंड में चलते हैं। और हाथी का जो झुंड होता है उसको लीड करती है मादा हाथी, मादा यानी फीमेल एलिफेंट उसको लीड करती है। वो आप लोग सोच रहे हो सर आप नेशनल ज्योग्राफिक क्लास चला रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है सब चीज। यहाँ तक ये बातें क्लियर है क्या? रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 15 अगस्त को मना, सॉरी 12 अगस्त को मनाया जाता है। और हाथी जो है ये हमारे जमीन में रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब पहली चीज तो ये जन्म बच्चे को देता है, ना कि अंडे को। दूसरा, ये अपने बच्चे को फीडिंग कराता है, यानी स्तनपान कराता है। ठीक। ऑन लैंड, जमीन में सबसे बड़ा मैमल है, तो क्या पानी में भी कोई मैमल रहती है क्या? कोई मुझे बताएगा, पानी में भी कोई स्तनधारी रहता है क्या बड़ा सबसे? वेल। वेरी गुड, वेल। तो अगर ओवरऑल देखिए इस धरती में सबसे बड़ी स्तनधारी तो वेल है, लेकिन जमीन में देखिए सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हाथी है। और हाथियों की संख्या कम हो रही, क्यों? हम हाथी को मार दे रहे हैं। या हाथी को तो सब मारते हैं,
क्यों मारते हैं? पहली चीज तो वजनी होता है, उसका मांस बेचेंगे। फिर उसके जो हाथी दांत हैं, हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के, एक खाने के। खाने वाले छुपे होते हैं, दिखाने वाले बाहर रहते हैं। तो दिखाने वाला दांत रहता है, एक एक दांत 80-80 किलो का होता है, कहीं कहीं 100-100 किलो का होता है। उसको बेचकर पैसा कमाते हैं। क्यों? एशिया में, खासकर चाइना में, ये भ्रांति है कि हाथी के दांत का जो चूरमा है या जो उसका पाउडर है, उससे बॉडी में ताकत आती है और फलाना फलाना चीजें वो करते हैं। वो तो उनकी उनके कल्चर में ऐसा है कि जानवरों में जितनी ताकत होती है, अगर वो ताकत आपको चाहिए तो जानवरों को मार के खाओ, या उनका जो फ्लैश है उसको खाओ, या फिर उसका चूरा बना के लगाओ, खाओ। वो उनकी आइडियोलॉजी है। अब हाथी का शिकार हो रहा है बहुत ज्यादा। जब शिकार हो रहा है तो भाई उसकी संख्या कम हो रही होगी, और जब संख्या हो रही होगी तो किस कैटेगरी में जाएगा वो? एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त कैटेगरी में जाएगा। और वाइल्ड लाइफ यानी हमारा वन्य जीव संरक्षण जो कानून 1972 का, उसमें उसमें 6 शेड्यूल है। और जो सबसे खतरनाक या सबसे खतरे में जो वन्य जीव रहते हैं उसको हम रखते हैं शेड्यूल 1 में, तो ये भी शेड्यूल 1 में। ठीक है, यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर? अप्लाई करो। यस सर। यस सर। ठीक है, दुनिया भर के 60% हाथी हम अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन वो ना, उन हाथियों की संख्या भी कम हो रही। हाथी को बचाने के लिए अभी फिलहाल सरकार ने एक गज यात्रा शुरू की है, गज यात्रा प्रोग्राम। इसमें क्या कर रहा है? हाथियों को बचाया जा रहा है, और हाथियों को सम्मान किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो। मान लीजिए एक जंगल ए है, एक जंगल बी है, बीच में 4 बस्ती आती है जहाँ लोग रहते हैं। अब भाई हाथी है, हाथी यहाँ से यहाँ तो जाएगा ना, इसे कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। लेकिन बीच में बस्ती आती है, तो फिर सरकार क्या कोशिश करती है कि जब हाथी यहाँ से इधर गुजर रहे हैं, तो हम यहाँ के बस्ती वालों को आगाह कर देते हैं, चोंगा बजा के, माइक बजा के, कुछ और करके, कि भैया अभी हाथी गुजरेंगे 2 घंटे बाद, अपना अपना घर छोड़ के थोड़ी दूर हट जाओ, हाथी गुजरेंगे तेज से। क्योंकि तुम घर में मिलोगे, हाथी आएगा, तुम उसको डराओगे, तुम भाला दिखाओगे, तुम उसको तलवार दिखाओगे, तुम उसको चाकू दिखाओगे, तो हाथी तुमको मारेगा। और वो हाथी है, एक सूंड भी मारेगा तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। फिर तुम सारे गांव वाले गुस्से होकर उसको मार दोगे। तो इनका जो कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कॉरिडोर मतलब होता है रास्ता जहां से हाथी गुजरता है। तो भैया उस रास्ते में अगर लोग रह रहे हैं तो उनको आगाह किया जाता है कि साहब अभी 2 घंटे आप अपनी पार्टी बंद करिए, क्योंकि हाथी पार्टी करेगा। और एक हमने प्रोग्राम चला के रखा है, इसका नाम है माइक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माइक प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथियों के संरक्षण को लेकर कोई बात आएगी, आप माइक प्रोग्राम का जिक्र करिए। सरकार ने 2003 से चालू करके रखा है। इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। यानी जो इनकी अवैध शिकार हो रहा है। अब सवाल है कि वैध शिकार भी कुछ होता है क्या? खैर चलो, अवैध शिकार जो हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रोग्राम है माइक प्रोग्राम, और सरकार ने 2013 को लॉन्च किया है इसको। और इसमें ये है कि हमें कोशिश करनी है कि लीगल जो किलिंग है एलिफेंट्स की वो ना हो। और इस प्रोग्राम को फंड करता है जो अपना वर्ल्ड वाइड फंड है, वो इसको फंड करता है। विदेशों से ही बहुत पैसा आता है। और इस प्रोग्राम को देखा सकी अफ्रीका और एशिया के जो भी एलिफेंट्स हैं उनको भी इस प्रोग्राम के तहत बचाया जा रहा है। लेकिन दुनिया के 60% हाथी आपके पास हैं, तो भाई आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी कि साहब आप तो बचाओ अपने हाथी को, आप तो बचाओ, वह हेरिटेज एनिमल है आपका। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है 1992 का। इसके तहत भी जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब चलाया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ये सिर्फ अमूमन हर बड़े या छोटे जानवर के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, इंसान उनको मार डाल रहा है, उनके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट नाम से उस जानवर का नाम रख के कुछ प्रोजेक्ट चले। इसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऐसे प्रोजेक्ट कुरमा भी है, प्रोजेक्ट राइनो भी चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है, प्रोजेक्ट लायन भी चल रहा। ठीक है, क्योंकि जिनकी संख्या कम हो रही उनको हम बचा रहे हैं। और ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब कोई मुझे बताएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या? सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब जो भी उसमें स्पेंडिंग होती है वो सारी सरकार की तरफ से आती है। किस सरकार की तरफ से? और जो पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। पैसा जो भी आता है वो सरकार, केंद्र सरकार से आता है। इस सेक्टर में जो मतलब सरकार भी देती है, स्टेट से भी होता है। कितनी बार बताया हूँ। वेरी गुड अंकुर। अंकुर ने सही जवाब, प्रतिभा ने सही जवाब दिया। स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर प्लस स्टेट, और सेक्टर मतलब सिर्फ सेंटर। चलो आज एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी भूलोगे नहीं। सेंटर में कितने अल्फाबेट है? 6 है ना? और सेक्टर में कितने अल्फाबेट है? 6 है ना?
क्यों? अल्फाबेट तो 6 है ना दोनों में, बताइए। हाँ सर। यस सर। बस, जब भी सेक्टर स्कीम है मतलब पूरा पूरा पैसा सेंटर देगा, और उसका उल्टा स्पॉन्सर्ड में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देते हैं। शाहिना नाज खान 60+40, ये फिगर बेटा हमेशा सही नहीं होता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने हिसाब से तय करती रहती है। कुछ कुछ स्टेट में 90-100 का रहता है, कुछ कुछ स्टेट में 75-25 का रहता है, कहीं कहीं 60-40 का रहता है। ठीक है, तो इस तरह फिगर नहीं लिखना है कभी एग्जाम में, बस ये बोलना है कि सेंटर एंड स्टेट बोथ कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों पैसा मिला के बचाएंगे किसको? एलिफेंट को, उसके हैबिटेट को, उसके रास्ते को। अब हमारे देश में कितने एलिफेंट है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, उसके लिए हमने एक नेटवर्क बना कर रखा है, इसका नाम है एलिफेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इस नेटवर्क का में हम हर 5 साल में हाथियों की गिनती करते हैं। कैसे करते हैं? हाथी इतना बड़ा है, पहली चीज तो देख के ही करते हैं कि भाई ये हाथी गया, और फिर उसके बहुत सारे और तकनीक हैं। चांदनी रात में गिनती करते हैं, सेटेलाइट से गिनती करते हैं, हाथी कहाँ हाथी का जो मल है कहाँ पुट्टी करता है, पुट्टी के हिसाब से गिनती करते हैं। वो बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मिलेगी तो अपने आप जान जाओगे। ठीक है, लेकिन हर 5 साल में हाथियों की गिनती हम करते हैं। तो ये हो गई कहानी। अगली खबर में चले। यस सर। वैसे ये खबर, ये जो हेडिंग है ना कि GSLV F10 का फेलियर हो गया है, जिस खबर से सरकार की बुराई हो, जिस खबर से एंटी गवर्नमेंट स्टांस हो, जिस खबर से हमारी थूथू हो, वो खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इससे भी अच्छी चीज उठानी है। ठीक, चलते हैं। क्या न्यूज है? हाल ही में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया वो फेल हो गया। फेल होने का मतलब ये कि भाई हमने तय किया था ये सैटेलाइट जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएगा। जिस भी सैटेलाइट को हम जमीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में प्लेस करते हैं, इस ऑर्बिट को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी भू भू स्थानिक या स्थैतिक कक्षा। असल में इसका मतलब ये है कि इतनी ऊंचाई पे जो सैटेलाइट रहेगा ना, उसकी गति सेम रहेगी जितनी हमारी धरती की गति है। मतलब हमारी धरती जिस गति से घूम रही है उसी गति से वो सैटेलाइट भी घूमेगा, यानी 24 घंटे वो सैटेलाइट एक ही लोकेशन को देखता रहेगा। इसलिए उसका नाम है जियो स्टेशनरी, मतलब धरती के परिप्रेक्ष्य में, धरती के रेफरेंस में वो बिल्कुल स्टेशन है, स्थिर खड़ा हुआ है। दोनों घूम रहे हैं। जैसे मान लो मैं अपनी कार से चल रहा हूँ, मेरी कार चल रही 70 किलोमीटर प्रति घंटा, आप भी अपनी कार से चल रहे हैं, आपकी कार भी चल रही 70 किलोमीटर प्रति घंटा, हम दोनों बराबरी में चल रहे हैं। तो जब भी मैं अपनी कार से आपको देखूंगा तो आप मेरे बगल में दिखाई पड़ोगे, जब आप मुझको देखो अपनी कार से तो मैं आपके बगल, तो ऐसा लगेगा यार हम दोनों तो बिल्कुल साथ हैं, हम दोनों तो एक दूसरे के स्टेशनरी है, लेकिन हम दोनों चल रहे हैं, लेकिन हम दोनों की रफ्तार एक है, इसलिए हम दोनों अगल बगल है। तो जो भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में हम इसको प्लेस करते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। हमारा लक्ष्य ये था कि हम हमारा सैटेलाइट वहां तक जाएगा, नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंच पाया तो फेल हो गया। अब फेल हो गया तो भैया हमें ये नहीं जानना कि फेल हुआ, हमें ये जानना है वो सैटेलाइट कौन सा था, क्या था, और एक्चुअली में उससे जुड़े हुए कोई टर्म्स आ जाए, क्योंकि ये आपका साइंस का सिलेबस है, ये आपका स्पेस का सिलेबस है, तो देखना पड़ेगा। सैटेलाइट का नाम है EOS। रटना नहीं कौन सा फेल हुआ, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि हाल ही में कौन सैटेलाइट फेल हो गया। ये पूछ सकता है EOS सैटेलाइट का फुल फॉर्म क्या है। EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी इसका मतलब है ये धरती को देखेगा, धरती पर निगाह रखेगा। EOS और 03 मतलब इसके पहले 2 सैटेलाइट हम भेज चुके हैं, इसका नंबर 03। ये इतनी बात समझ। भेज कौन रहा था? इसरो। वेरी गुड। कहाँ कितनी ऊंचाई में भेज रहे थे हम इसको? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में। और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ये जियो स्टेशनरी क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। बढ़िया। अब जो भी सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट का काम होता है घूमना, लेकिन सैटेलाइट को जो लेके जाता है उसे कहते हैं रॉकेट। उसे कहते हैं रॉकेट। क्या कहते हैं? रॉकेट। या एक अच्छा शब्द है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आम भाषा में इसको हम क्या कह सकते हैं? 2 मिनट का पॉज है।
हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस सर। तो सैटेलाइट तो ऊपर जाएगा और काम करेगा। सैटेलाइट को भेजने के लिए हमें लगती है रॉकेट की आवश्यकता। उस रॉकेट का एक नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसकी मेरे पास बहुत सारी कैटेगरी है। इसी में एक कैटेगरी है, उसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आम भाषा में कहता हूँ GSLV। जियो सिंक्रोनस इसलिए कि जब हमें काफी ऊंचाई पे जाना होता है और लगभग जब इस ऊंचाई में जाना होता है तब हम इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का काम करते हैं, इसका काम लेते हैं और ये हमारी सैटेलाइट को लेके जाता है। सैटेलाइट इसके टॉप में होती है, सैटेलाइट इसके मुंह पे चिपकी होती है और रॉकेट के मुंह में जो चीज चिपका होता है उसे कहते हैं पेलोड। पेलोड, और वो ये पेलोड सैटेलाइट होता है, इसी को हम अंतरिक्ष में लाके छोड़ते हैं। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी मंगल मिशन, तो बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। अब असल में क्या क्या सैटेलाइट फेल हुई? नहीं, सैटेलाइट नहीं फेल हुई। सैटेलाइट को जाना था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में, वहां जाती तो काम करती, लेकिन हम इस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाए। मतलब फेल क्या हुआ? आप बताइए, फेल क्या हुआ सैटेलाइट की रॉकेट? रिप्लाई करिए। रॉकेट फेल हो गया। वेरी गुड, रॉकेट फेल हो गया। ठीक है, अब जो मेरा रॉकेट है, अब जो मेरा ये रॉकेट है जिसको मैं GSLV कह रहा हूं, इसकी तीन स्टेज थी। इस रॉकेट की 3 स्टेज, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। आप लोगों ने देखा होगा, पहले ये वाला हिस्सा जलेगा, इसका जो फ्यूल है वो जलेगा, फिर ये अलग हो जाएगा, फिर ये दोनों ऊपर जाएंगे, फिर इसका जलेगा, फिर ये अलग हो जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर जब इसका अलग हो जाएगा तो ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ये मेरा सैटेलाइट है। तो जो GSLV है, GSLV का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो फ्यूल है उसे कहते हैं सॉलिड फ्यूल, सॉलिड, यानी यहाँ पे ठोस ईंधन है। सेकंड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे लिक्विड ईंधन है, लिक्विड। और थर्ड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्रायोजेनिक ईंधन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का इसरो झंडे गाड़ता है, दुनिया की बेस्ट स्पेस कंपनी है या बेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो रॉकेट्स हैं वो दुनिया, जैसे GSLV है, ये बेहतरीन रॉकेट्स है दुनिया के, बहुत रेयर फेल होते हैं, बहुत रेयर फेल होते हैं। हम इसके फेलियर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं GSLV कैसे बना है, कितनी, जैसे आपसे पूछे GSLV कितने स्टेज का रॉकेट है, ऑप्शन आए 1 स्टेज का, 2 स्टेज का, 3 स्टेज का, 4, तो आप टिक मारेंगे 3 स्टेज का रॉकेट है। स्टेज मतलब इसमें फ्यूल है, ईंधन है। पहले ये फ्यूल जलेगा, ये वो दूर तक ले जाएगा हमारे रॉकेट को, जब इसी खत्म हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये फ्यूल जलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, फिर ये जलेगा, फिर खत्म, ऐसा होता है। तो दिक्कत कहाँ आई? अभी आपने समझ लिया कि भैया एक ठोस ईंधन है, एक लिक्विड ईंधन है, और एक क्रायोजेनिक क्या होता है। क्रायो शब्द है, इसका मतलब होता है ठंडा, वेरी वेरी कोल्ड। वैसे क्रायो शब्द होता है जब हम एब्सोल्यूट जीरो से नीचे चले आते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि -0 डिग्री सेल्सियस से हम और नीचे जाते हैं, मतलब तब हम उसे क्रायो वैसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो ईंधन है वो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, यानी वो क्रायो टेम्परेचर पे। और ये जो ईंधन होता है ये जैसे मान लीजिए, आपको पता होगा गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा जगह लेती है, उससे कम जगह लेता है लिक्विड, और उससे कम जगह लेता है सॉलिड। सॉलिड ठोस होता है। लेकिन अगर हम गैस को ठंडा कर दें, गैस को ठंडा कर दें तो वो क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। गैस को ठंडा करते हैं तो भाप बन जाती है। आप लोगों ने दूध गर्म किया और चाय गर्म की होगी, उसके ऊपर तपेली रखी होगी, तपेली हटाओ तो भाप बना रहता है। यानी गैस को हम कंप्रेस करें तो ठंडी होती है, वो लिक्विड बन जाती है, और कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब वो ठंडी होगी। तो जब हम इस गैस को बहुत क्रायो टेम्परेचर में रखते हैं, बहुत ज्यादा इसको प्रेशर करके ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड रूप में बन जाती है। और लिक्विड रूप में बनने पे मान लो ये अभी ज्यादा एरिया घेर रही थी तो ये कम एरिया घेरेगी, और हमें अंतरिक्ष में ऐसी चीज की जरूरत है जो एरिया कम घेरे, जिससे हमारा जो ईंधन है या जो हमारा रॉकेट है उसकी साइज कम हो। जो साइज कम होगी तो वो ऊपर आसानी से जाएगा। ये बातें क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। यस सर। कठिन लग रहा हो 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, ये सेक्शन, लेकिन जरूरी है सब चीज। तो ये जो तीसरा वाला हिस्सा था क्रायोजेनिक फ्यूल, ये फेल हो गया, मतलब ये इसमें आग नहीं लग पाई। आग लगती यानी तो फ्यूल जलता, और जलता तो आगे जाता, ये फेल हो गया।
तो हमें जाना था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई में, इतनी दूर हम जा ही नहीं पाए क्योंकि तीसरा वाला स्टेज हमारा फेल हो गया। लेकिन अभी आप जानो कि GSLV 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और क्रायोजेनिक भी है। क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, तो यही सारी कहानी इसमें बताई गई है कि क्या हुआ था। आपने देख लिया इसरो ने। अच्छा हाँ, जाते जाते एक बात और, हमारे देश में जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, अगर मैं मैप बनाऊं इंडिया का, तो यहाँ पे एक जगह है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। वहां पे एक स्पेस सेंटर है, उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन हमारे देश के बहुत ही फेमस स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं, उनके नाम से। तो हम सारे हमारे सैटेलाइट यहीं से लॉन्च होते हैं, सतीश धवन से लॉन्च होते हैं। और एक हमने बनाया है केरला में, कोचीन के पास, वहां से बहुत रेयर लॉन्च करते हैं, लेकिन अमूमन आपको सतीश धवन से सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हुए दिखेंगे। सतीश धवन से लॉन्च हुआ था। और समंदर, दुनिया के अमूमन सारे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन समुद्र किनारे हैं। वो इसलिए कल को सैटेलाइट फेल हो जाए तो हम उसको समुद्र में गिरा सकें। मान लो भोपाल से लॉन्च करेंगे, मान लो फेल हो गया तो गलती से इंदौर के ऊपर गिर गया तो, इसलिए अमूमन दुनिया भर के मोस्टली सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन समुद्र किनारे ही होते हैं। चलिए अगली न्यूज पे। अगली न्यूज पे चले। Yes, sir. इतने बच्चे बैठे हो, उत्साह दिख ही नहीं रहा आप लोगों में। अगली न्यूज ये है सर है उत्साह बहुत कि सारा। हमारे देश की जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो भी उच्चतम स्तर पे है। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा आप लोग जानते हैं, हमारे लिए ऊर्जा का मेन मतलब है बिजली। बिजली, हम ऊर्जा में बिजली ही बना रहे हैं। अभी जो हम ऊर्जा बनाते हैं वो कोयले से बनाते हैं अधिकतर, जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी, और जो कि पॉल्यूशन फैलाती। तो अभी हम जो ऊर्जा बना रहे हैं वो परंपरागत सोर्सेस से बना रहे हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से बना रहे हैं। हिंदी में कहते हैं परंपरागत सोर्सेस, यानी कोयला। भाई कोयला आज है कल खत्म हो जाएगा। परंपरागत चल जो 100 साल पहले तकनीक थी वही आज भी यूज कर रहे हैं, लेकिन समय की ये मांग है कि भैया जो परंपरागत सोर्स हैं वो खत्म भी हो जाएंगे और पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। तो हमें गैर परंपरागत यानी रिन्यूएबल सोर्सेस में फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपकी बायोगैस, न्यूक्लियर, ठीक है, ये सब, और आपकी टाइडल ज्वारी ऊर्जा, और आपके जमीन के अंदर जो होती है जियोथर्मल। इन सब का उपयोग करो भाई, ना ये खत्म होंगी और ना इससे पॉल्यूशन होगा। इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी हिंदी में कहते हैं अक्षय ऊर्जा, अक्षय कुमार वाली ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। अब सवाल ये कि भाई ये देखो, ये पवन चक्की की तस्वीर है, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई क्या क्या कर लिया भैया, हमने क्या अचीव कर लिया, हमने क्या लगा लिया। तो अभी हमने क्या किया, 100 गीगावाट, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं, और हर मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है। और आपके एक नॉर्मल घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन होता है, 2 किलोवाट का कनेक्शन होता है, यानी 100 गीगावाट मतलब समझ लीजिए आप 100 गुणे 100 गुणे 100, 10 लाख घरों को बिजली दे सकते हैं। 10 लाख घरों को बिजली, इतना हमने कैपेसिटी तैयार कर ली कि 10 लाख घरों को बिजली हम दे सकते हैं। इससे अक्षय ऊर्जा से, इतनी हमारी कैपेसिटी है, हमने इसको तैयार कर लिया, ये चालू है, इसमें हमारी चालू है ना। और दुनिया भर में हम चौथी रैंक में आते हैं कि इतनी बड़ी कैपेसिटी लेकर बैठे हैं। दुनिया भर में हमसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा का उपयोग 3 देश ही कर रहे हैं, और धीमे धीमे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2050 तक 450 गीगावाट हम किससे पैदा करें, अक्षय ऊर्जा के। मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। सॉरी 2050 लिखा है, 2030 है ये, वही मैं सोच रहा था कुछ ज्यादा ही हो रहा है। 2030 तक हम 450 गीगावाट किससे बनाएंगे, अक्षय ऊर्जा से बनाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, पहले हमारा टारगेट था 175 गीगावाट 2022 तक,
लेकिन कोविड-19 आ गया, टारगेट हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया। अब 175 की जगह 450 गीगावाट बनाएंगे और 2022 की जगह 2030 तक हम ये सब चीज अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज है कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, और इससे पॉल्यूशन नहीं होता। ये क्लीन एनर्जी है, दे आर टर्म्ड एज क्लीन एनर्जी सोर्सेस। दुनिया ने 2015 में पेरिस समझौता हुआ, पेरिस समझौता, ये कोप की 21वीं बैठक थी, और ये किसकी कोप थी? यूएनएफसीसीसी। मेरे चैनल में यूएनएफसीसीसी को लेकर एक वीडियो पड़ा हुआ है, बिल्कुल विस्तार में समझ लेना कि यूएनएफसीसीसी क्या होता है। इसकी 21वीं बैठक हुई थी 2015 में पेरिस में, और वहां दुनिया भर के देशों को लताड़ लगाएगी, भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, ऐसी हरकत करते रहोगे तो 10-20 साल में इतना जलवायु परिवर्तन होगा कि जहां बारिश नहीं होनी वहां बाढ़ आएगी, और जहां बारिश होती है वहां रेगिस्तान बनेगा। और हम देख ही रहे हैं, कभी बाढ़, कभी कुछ, कभी कुछ। तो हर देशों से बोला गया भैया कुछ प्रकृति को बचाने के लिए कुछ करोगे, कुछ अपनी तरफ से कुछ योगदान दोगे। तो हर देश से बोला गया जो तुम्हें लगता है कि तो जो तुम कर सकते हो वो अपने योगदान तुम बता दो, वो वॉलेंटरी है, जबरदस्ती नहीं है। जैसे भाई मैं माता रानी का चंदा मांगने गया आप लोगों से, तो मैंने बोला भाई जिसका जो श्रद्धा है दे दे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 500 की रसीद कटेगी 5 रुपया, यानी वॉलेंटरी, लेकिन चंदा दो यार माता रानी का। उस तरह दुनिया को बचाना है तो कुछ अपनी तरफ से योगदान दो, ये देशों को कहा गया। और भारत ने भी अपने योगदान बोले कि भाई हम 2030 तक 3 काम करेंगे, हम 2030 तक 3 काम करेंगे। हर देशों ने अपने अपने वादे बोले कि हम ये करेंगे, लेकिन कर कोई नहीं रहा है, कर सिर्फ इंडिया रहा है। इसलिए इंडिया की बहुत तारीफ हो रही है दुनिया भर में कि इंडिया अपने पेरिस क्लाइमेट के जो वचन दिए थे, जो उसने टारगेट दिए थे, उस पर काम कर रहा है। अब सवाल ये कि हमने जो 3 काम कहे थे कि हम ये करेंगे, वो 3 काम क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 2030 तक हमें इसको अचीव करना है। तो 2030 तक में अभी 8 साल है, तो हर बार एग्जाम में पूछता रहेगा कि भारत ने पेरिस समझौते में कौन से 3 वचन दिए हैं, कौन से 3 गोल कहे हैं। पहला गोल ये कहा है कि 2030 तक हम 2005 में जो हमारा एमिशन यानी कार्बन, जो हम कार्बन निकालते थे, फॉर एग्जांपल 2005 में मान लो हम 100 टन कार्बन निकाल रहे थे, 100 टन 2005 में, तो 2030 तक हम 33 से 35% की कमी लाएंगे। इसका मतलब 2030 में हम अपने कार्बन इनटेक को सिर्फ 66 टन ही करेंगे। भाई 2030 तक आबादी बढ़ जाएगी, पहले तो लोगों के पास कार नहीं थी, कार भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम 2030 में 66 टन ही कार्बन निकाले। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2005 में जो भी हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे थे, जो भी हमारा कार्बन एमिशन था, उसका हम 33 से 35% की कमी लाएंगे। ये मेरा पहला टारगेट है। क्लियर है तो रिप्लाई करो। यस सर। मेरा दूसरा टारगेट, ये हूबहू लाइन ऐसे ही याद रखनी है आप लोगों को, कि व्हाट इज द इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस दैट ही प्रॉमिस्ड इन पेरिस क्लाइमेट समिट। तो आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 लाइन लिख दोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2030 तक हमें वचन पूरा करना है। तब तक ये पूछता रहेगा एग्जाम में कि भारत प्रकृति को बचाने के लिए क्या योगदान दे रहा है। दूसरी लाइन, दूसरा ये भारत ने बोला है कि हम 2030 तक जो हमारी ऊर्जा है, जो हम बिजली बना रहे हैं या जो भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो हम 40% किससे बनाएंगे? नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी अक्षय ऊर्जा से। यानी मान लो मुझे 100 गीगावाट की जरूरत है, तो इनमें से 40 गीगावाट मैं किससे बनाऊंगा? रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, टाइडल ऊर्जा से, बायोगैस से, इससे बनाऊंगा। जो भी 2030 में मेरी डिमांड होगी उसका 40% मैं किससे बनाऊंगा? अक्षय ऊर्जा से। और इसी दिशा में तो हम काम कर रहे हैं, जो आज हमें देखने को मिल रहा है कि 100 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट हो गए। क्लियर हुई बात? यस सर। अब हमारी धरती में जो तालाब होते हैं, जो दलदल होती है यानी मार्शी एरिया, जो पोखर होते हैं, जो घाट के किनारे की काई होती है, ठीक है, और जो ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब पेड़ों पत्तियों का जो जमावड़ा है, कचड़ा जिसको हम कहते हैं, ये सब प्राकृतिक रूप से क्या कहलाते हैं? कार्बन सिंक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से क्या कहलाते हैं? कार्बन सिंक। सिंक तो आप लोग जानते होंगे, घर में बर्तन धोते हैं सिंक में हम लोग, उस सिंक में एक छेद होता है, उस छेद में सारी गंदगी चली जाती है, बर्तन भी साफ हो जाता है और गंदगी भी चली गई, और फिर उसके बाद वो कहाँ गई? वो जहां भी गई, लेकिन अब आपके घर में नहीं है। इस तरह ये कुछ प्राकृतिक सिंक है जहां पे कार्बन छुप जाता है,
या कार्बन को ही चिपका लेते हैं अपने साथ। यानी आपके एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन है भाई अत्यधिक हो जाएगा तो बैलेंस बिगाड़ देगा आपकी गैसेस का, और उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये जो प्राकृतिक चीजें हैं ये कार्बन को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं, इन्हें कहते हैं कार्बन सिंक। और हमने क्या कहा है कि 2030 तक हम एडिशनल, कहीं लिखा होगा एडिशनल, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, एडिशनल अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन। एक टन में कितना किलो होता है कोई बताएगा? अच्छा, एक टन में कितने क्विंटल होता है ये बता दे कोई। 10 क्विंटल। और एक क्विंटल में कितने किलो होता है? 100 किलो। बहुत बढ़िया। और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? 10 की घाते 9, 10⁹। 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक हम बनाएंगे अपने देश में, जिससे जो एक्स्ट्रा जो कार्बन निकल रहा है जो एटमॉस्फेयर में है वो सोख लिया जाए। ये हमारे 3 वचन हैं। मैं वचन देता हूँ कि 2023 तक मैं ये करूंगा। ये हमने वचन दे के आए हैं पेरिस क्लाइमेट चैलेंज मतलब समिट में, और ये हमारे देश के 3 गोल हैं, 3 हमारे टारगेट है। क्लियर हो गई बात? रिप्लाई कर दो। यस सर। अगली खबर पे चलते हैं। ये एक संस्थान है, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में है। देहरादून, कोई मुझे बताएगा देहरादून किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड की है ना। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, इसको काम मिला है कि जो भी सर्वे होगा, किसका सर्वे होगा? हाथी और टाइगर का, वो तुम कराओगे। और मैंने बोला था टाइगर का जो सर्वे है वो कितने साल में होता है? हर 4 साल में। और हाथी की जनगणना कितने साल में होती है? 5 साल में। ठीक है, ये कौन करता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक, अब इसने बोला है, और अब सरकार ने ये कहा है कि भाई देखो यार, हम टाइगर को हर 4 साल में गिनते हैं, हाथी को हर 5 साल में गिनते हैं, जबकि जिस जंगल में हम गिनने जाते हैं उस जंगल में टाइगर भी रहता है और एलिफेंट भी रहता है। या मोस्टली ये कहें कि जो 90% एरिया है वो दोनों का कॉमन होता है। भाई जंगल में शेर भी है, हाथी भी है। तो सरकार ने ये अब सोचा है कि यार बार बार उसी जंगल में हम क्यों जाएं? भाई जब एलिफेंट गिनने का तब टाइगर भी गिन ले, या टाइगर गिनने का तब एलिफेंट भी गिन ले। यानी सरकार का कहना है कि हम एक कॉमन सर्वे क्यों नहीं करवाते कि एक ही बार में हाथी एलिफेंट दोनों गिन ले, सॉरी हाथी और टाइगर दोनों गिन ले। और ये सरकार ने कब कहा? 12 अगस्त को कहा, विश्व एलिफेंट डे के दिन। अभी क्या रणनीति है? 4 साल में बाघ गिनेंगे, 5 साल में हाथी गिनेंगे। अभी जो हमने बाघ गिना उसमें हमने देखा देश भर में 2967 बाघ है, और इसमें भी एमपी में 526 बाघ है। तो सरकार का ये कहना है कि यार जब 90% एरिया एक ही है, क्योंकि जंगल में शेर भी है और हाथी भी है, मतलब बाघ भी और हाथी भी है, तो क्यों ना एक ही बार सर्वे करें और एक ही बार में गिन के खत्म करें। ये सरकार का कहना है, और हमने यही न्यूज। क्लियर हुई न्यूज? रिप्लाई करो। यस सर। यस। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। कहानी मैंने समझा दी पूरी। और टाइगर के बारे में आपको पता है 2018 में सेंसस हुआ था, और 2018 का सेंसस का डेटा 2020 में आया, और इस डेटा में बताया गया कि एमपी को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। 526 बाघ है मेरे यहाँ। यही कहा जा रहा है कि साहब एक ही बार में गिना करो ना यार हाथी और बाघ को, क्योंकि जंगल तो वही है। चलो बताओ, इस सवाल का जवाब बताओ। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा पहला। स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि विश्व एलिफेंट दिवस 2012 में लॉन्च हुआ है, लेकिन इसमें ये कहा गया कि सब सिर्फ हम एशियाई हाथियों को बचाएंगे। बिल्कुल गलत बात है भाई। एशियाई हाथी क्या होता है यार? हाथी तो हाथी होता है। पहला स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। माइक प्रोग्राम 2003 से चालू है। प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और दुनिया भर के लगभग 60% हाथी भारत में मिलते हैं। सब स्टेटमेंट सही है सिवाय पहला, क्योंकि हम हाथी तो पूरी दुनिया का बचाएंगे ना, ऐसा तो ना कि एशियाई हाथी बचाएंगे। बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट, इसमें बोला है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? 2 स्टेटमेंट ऊपर है, बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन? पहला स्टेटमेंट ये कहता है जीएसएलवी जो होता है इसकी पहली स्टेज में सॉलिड फ्यूल है, दूसरी स्टेज में लिक्विड फ्यूल है, और तीसरी स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल है या क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं वो बहुत ही कम टेम्परेचर में रखे जाते हैं, जिस वजह से वो लिक्विड स्टेट में ही रहे। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, मैंने रॉकेट बना के बताया था कि रॉकेट की 3 स्टेज होती है। पहली सॉलिड, दूसरे में लिक्विड फ्यूल होता है और तीसरे में क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है क्रायोजेनिक का मतलब ये है कि बहुत निम्न टेम्परेचर में, बहुत ठंडे तापमान में रखें, यानी लो टेम्परेचर में रखें। लो टेम्परेचर में रखने में मैंने बताया था, गैस को जब प्रेशर देते हैं, जब टेम्परेचर उसका कम करते हैं तो पानी बनता है, लिक्विड बनता है, तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, यानी बोथ 1 and 2 आर दी राइट स्टेटमेंट्स। ये प्रिया आपने ए दिया है, तो अब आपको क्लियर है कि इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रिया जोगी, बढ़िया। जल्दीबाजी मत क्या करो सवाल का जवाब देने में, कभी कभी हो सकता है कि हम जल्दीबाजी में गलत जवाब दे दें। अगला सवाल बोला मेडन मतलब होता है इकलौता। मेडन मतलब होता है इकलौता। ये आप लोग क्रिकेट में शब्द सुनते होंगे कि इस बॉलर ने मेडन ओवर डाला, यानी पूरे ओवर में एक भी बॉल नहीं दी। तो ये जो एक्सरसाइज है वो किन किन देशों के बीच में शुरू हुई है? अल मोहिद, अल हिंदी, बढ़िया, सभी ने सही जवाब दिया, भारत और सऊदी अरब के बीच में। चलिए, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।